वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल थोलपावा कोथू के बारे में है। देखिए, जब परंपराओं का मिलन आधुनिकता के साथ होता है तो निश्चित तौर पर हमें कुछ बेहतर मिलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम रोबोटिक शैडो लेदर पपेट का इस्तेमाल किया गया और उसके लिए एक लेदर पपेट को इंस्टॉल किया गया पलक्कड डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम में। देखिए, शैडो पपेट्री में होता यह है कि पपेट सीधे सीधे नहीं दिखता, रेदर उसकी छाया एक पर्दे पर दिखती है। तो बैकग्राउंड में जो पपेट है यूजुअली वो लेदर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह पे एक रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो भी स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए। ऐसा पहली बार किया जा रहा है, इनोवेटिव है और काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, थोलपावा कोथू एक प्रकार की शैडो पपेट्री है जिसके कुछ और भी नाम है, लाइक निझाल कोथू या फिर ओला कोथू। ये केरला में प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल आर्ट है, एक प्रकार की टेम्पल्स वगैरह में परफॉर्म किया जाता था। देखिए, जो भद्रकाली टेम्पल है पलक्कड़ का, वहाँ पर इसे परफॉर्म किया जाता था रामायणा की जो स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए। इसमें एक पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दे के पीछे कई सारे दीपक जला दिए जाते हैं और जो पेपेट्री प्ले करवा रहा होता है वो उस दीपक के पीछे खड़ा होता है, तो उसकी परछाई बाहर पर्दे पे नहीं जाती, केवल जो पपेट होता है उसकी ही परछाई पर्दे पर जाती है। यहां पर देखिए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2000 इजापुरा, ये है इजापुरा, छेंदा, ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, और मदलन, यहां पर ये इमेज। जो आर्टिस्ट होता है उसे कई सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है इस आर्ट फॉर्म को मास्टर करने के लिए। जो पपेट्री होती है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रेमाइस होता है जहां पर इस पपेट्री को परफॉर्म किया जाता है। उस प्रेमाइस को कोथू माडम बोलते हैं। देखिए, इस प्रकार का ये एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर इस पपेट्री को परफॉर्म करते हैं। एक लंबा सा स्पेस लिया जाता है ताकि पूरी स्टोरी को यहाँ पे नरेट किया जा सके, और यहीं पर एक पर्दा लगा दिया जाता है। यहाँ पर ऑडियंस बैठकर इस पपेट्री की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ शैडो पपेट्री के नाम अलग अलग राज्यों में क्या क्या है उन पर बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में थोलू बोमलट्टा कहा जाता है, कर्नाटका में तोगालू गोम्बेट्टा, महाराष्ट्र में चरमा बहुली नाट्य, उड़ीसा में रावण छाया, केरला में थोलापावा कोथू जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, और तमिलनाडु में थोल बोमलाटा या बोमलाता। ठीक है, इन नामों को याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से ऐसे प्रश्न पूछ लेती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल ही में इस प्रोग्राम का सेकेंड फेज कमेंस किया गया, लॉन्च किया गया। देखिए, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को 2019 के दिसंबर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो साइंस के फील्ड में एडवांस लेवल तक जाएं। पार्टिकुलरली ऐसी लड़कियां जो मेरिटोरियस होती हैं उनमें से बहुत कम आगे जा पाती हैं कंपैरिजन टू बॉयज़। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तैयारी की जा रही है थ्रू विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। इसमें इंकरेज किया जाएगा मेरिटोरियस गर्ल्स को कि वो स्टेम के फील्ड में और बढ़िया काम करें। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ताकि वो हायर एजुकेशन में जब भी जाती हैं तो इन फील्ड को परस्यू करें और इसमें अपने करियर को आगे लेकर जाएं, रिसर्च में पार्टिकुलरली। यहाँ पे देखिए, क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी तक 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों को 2019 से कवर किया गया था और अभी से 50 और जेएनवीज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2021-22 में। कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक उस बच्ची की या फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाई जाएगी, उनको लैब्स में विजिट करवाया जाएगा, नॉलेज सेंटर्स में जहाँ उनको जानकारी मिले, जो रोल मॉडल है उनके साथ उनको इंटरेक्ट करवाया जाएगा ताकि वो थोड़ा इंकरेज हों, मोटिवेट हों। साइंस कैंप में ले जाएंगे, एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस वगैरह भी दी जाएंगी। ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट भी रहेगा उनके लिए, उनको कोई डाउट है, वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा ताकि उन्हें मदद मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। सेकेंड फेज़ की बात करते हैं तो शुरू में 50 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था, लेकिन अभी इसे 50 और जिलों तक एक्सपेंड करने की तैयारी की जा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिश पास के बारे में है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब मॉडर्निटी ट्रेडिशन के साथ मिलती है तो हमें बहुत ही इनोवेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जब मॉडर्निटी इकोलॉजी में हस्तक्षेप करती है तो उसके कई सारे निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम बराजेस और डैम्स के बारे में कह सकते हैं। कई बार जो मछलियाँ होती हैं वो किसी भी नदी में बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, समटाइम्स इसलिए ताकि वो जहाँ अंडे दे रही हैं वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल हों। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीच में कोई डैम या फिर बराज बना देते हैं, इससे उस मछली का रास्ता रुक जाता है। फिर वो ऐसी जगहों पर अंडे देती हैं जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। इन दैट केस फिश की उस प्रजाति के एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना रहता है।
बिल्कुल ऐसा ही हिल्सा फिश के साथ होता है। हिल्सा फिश काफ़ी लंबी दूरी तय किया करती थी गंगा नदी में। देखिए, हिल्सा फिश सामान्यतया बे ऑफ बंगाल के खारे पानी में रहती हैं, लेकिन जब सर्दियों का समय आता है तो ये पद्मा नदी में एंटर करती हैं, जो कि गंगा का नाम है बांग्लादेश में। और ये ट्रेवल करते हुए फरक्का बैराज के बनने से पहले इलाहाबाद तक आती थी, लेकिन बीच में हमने, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, बीच में हमने फरक्का बैराज बना दिया, तो इनका मूवमेंट यहाँ पर रुक गया। अभी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इकोलॉजी को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम मछलियों को एक रास्ता दें। रास्ता देने के लिए एक फिश पास बनाया गया फरक्का बैराज में, जिसमें एक रूट तैयार किया गया, ऐसा रूट जिस पर एक जेंटल स्लोप हो और छोटी छोटी सीढ़ियां हों, जिस पर यह मछली आसानी से चढ़ सकें। अब इस सीढ़ी पर पानी के फ्लो को कंट्रोल करना होता है, मतलब पानी का फ्लो इतना होना चाहिए कि मछली इस पानी में तैर सके और ऊपर चढ़ सके, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ये बहाव मछली को ऊपर चढ़ने से रोके या इन्हें नीचे ढकेल दे। तो इसी तरीके से एक फिश पास 2019 में गवर्नमेंट ने डेवलप किया, जिसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। फरक्का बैराज को 1970s में डेवलप किया गया, 1975 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो फाइनल हुआ था। उसके बाद से ही हिल्सा फिश का मूवमेंट रुक गया। जो फर्स्ट पास है, इसमें देखिए फिश लैडर्स होंगे जो मछलियों को एक रास्ता देंगे आगे बढ़ने का। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिनको चढ़कर ये मछलियाँ, ये कोई भी ऑब्स्टिकल, डैम हो या फिर बराज हो, उसे क्रॉस कर सकती हैं। बाकी यहाँ पर पानी के कंट्रोल को, मूवमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इस पर अभी हमने चर्चा की कि एडिक्वेट रहना चाहिए ताकि मछली तैर सके और इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो उसे रोके। अब आइए हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नाम टेनुआलोसा एलिशा है। ये एक प्रकार की एनाड्रोमस फिश है जो नदियों के फ्लो के विपरीत माइग्रेट करती हैं। ये अपना ज़्यादातर जीवन समंदर में बिताती हैं, लेकिन जब इन्हें स्पॉनिंग करना होता है, अंडे देने होते हैं, तो सर्दियों के मौसम में या रेनी सीजन में ये एस्चुरीज की ओर आगे बढ़ती हैं और फिर गंगा नदी में एंटर कर जाती हैं या पद्मा में। उसके बाद देखिए कई बार ये गोदावरी में, और रिजल्ट्स तो ऐसे भी मिले हैं कि ये कावेरी नदी तक जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हिल्सा फिश के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इबोला के बारे में है। इबोला का भी हाल ही में एक नया केस डायग्नोज किया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। लोकेशन देखिए, ये है मैप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन। ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। 1976 में पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला नदी के किनारे पर एक गांव में मिला था, और इबोला नदी के नाम पर ही इसका नाम इबोला वायरस रखा गया। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कोई भी जो कोरोना वायरस है इसका नाम चाइनीज़ वायरस बोल देता है तो चाइना को बहुत आपत्ति हो जाती है, जबकि इसके पहले कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम कंट्रीज या लोकेशंस के नाम पर रखा गया है। देखिए, इबोला को पहले इबोला हेमोरेजिक फीवर कहा जाता था, जो काफ़ी सीवियर था। ये कई बार एनिमल से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसमिट होता है। ये इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देता है। इसमें जो फर्टिलिटी है, मृत्यु दर है, वो 50% के आसपास है, और रीजन टू रीजन ये 25% से 90% तक वैरी करती है। रोकने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपने कोविड-19 में देखा था। कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए, हम जो लिंकेजेस हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लेबोरेटरी सर्विसेज अच्छी दें, और सोशल मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करके, सर्विलांस करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन सपोर्टिव केयर देके, जैसे कि रिहाइड्रेशन करके या जो भी सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट देकर, इम्यून सिस्टम को डेवलप करके हम इसे थोड़ा बहुत काउंटर कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है जो इन प्रोसेस है। 2015 में इसका मेजर ट्रायल किया गया था। इसका नाम RVSV ज़ेबोव है। तो अभी तक तो ये काफ़ी हद तक कारगर दिख रही है। 2018-19 में जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला आउटब्रेक हुआ तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इवन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी ये दिया गया था, लेकिन लोगों को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो पाता है किसी नई वैक्सीन पर। एट द सेम टाइम मिलिशियाज वहाँ पर अटैक अक्सर करते रहते हैं, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो पूरी लोकेशन पर पहुँचकर इसे स्प्रेड कर नहीं पाए इस वैक्सीन को, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें इबोला के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के फर्स्ट CNG ट्रैक्टर के बारे में है। इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। CNG ट्रैक्टर के कई तरीके के फ़ायदे होंगे, बिकॉज पहली बात तो ये सस्ता है। 42 रुपीज़ प्रति kg हमें CNG मिल जाता है, और डीजल की तुलना में ये उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि डीजल इफेक्टिव होता है। इससे देखा जाए तो जो किसान हैं वो 50% तक जो अपनी फ्यूल कॉस्ट है उसे बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो डीजल इंजन पहले का पुराना था, 15 साल बाद उन्हें ट्रैक्टर बदलना पड़ता है, तो 15 साल बाद अपने डीजल इंजन को CNG इंजन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब ये क्लीन फ्यूल है, कार्बन कम निकालता है, तो पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और किसानों की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। देखिए, ये जो ट्रैक्टर अभी लॉन्च किया गया है ये रेट्रोफिटेड है, मतलब बाद में इसमें CNG इंजन जोड़ा गया है। ये इकोनॉमिकल है बिकॉज इसमें लेड प्रोड्यूस नहीं होता, कोरोजिव नहीं है, तो इंजन को नुकसान भी कम पहुंचाता है। अगर CNG ट्रैक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो यहाँ पर जो बायो CNG है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी,
हमें पता है कि बायो सीएनजी बनाने के लिए स्टबल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में सीएनजी ट्रैक्टर से इस्तेमाल होने लगे तो जो किसानों का स्टबल है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो इससे दोहरा फायदा होगा किसानों को। ये सारी बातें इंडिया के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। देखिए, अभी एक मुद्दा चल रहा है, काफ़ी हाईलाइटेड है। नागालैंड में लोकसभा की केवल एक सीट है। 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो एक पार्टी है नागा पीपल्स फ्रंट, वहाँ की असेंबली में ये भी अपोजिशन में है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये अपना कैंडिडेट, इन्होंने कहा कि हम लोकसभा के इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करवाएंगे, रेदर जो भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन इनकी पार्टी के 7 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन करके ये कह दिया कि जो लोकल पार्टी है एनडीपीपी, हम उसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ना कि कांग्रेस की पार्टी को। इलेक्शंस हो गए, एनडीपीपी का जो कैंडिडेट है वो जीत भी गया। लेकिन उसके बाद जो नागा पीपल्स फ्रंट है उन्होंने कहा कि चूंकि इन लोगों ने पार्टी व्हिप की बात का निगेट किया है या उसे नहीं माना है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, तो इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग लगाई जाए। जो स्पीकर हैं वो एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को काफी लंबे समय से लटकाया हुआ है। तो जो नागा पीपल्स फ्रंट हैं वो गुवाहाटी हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जो अपकमिंग असेंबली सेशंस लगने वाले हैं उसमें इन 7 मेंबर्स को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। लेकिन कोहिमा बेंच ने यह बोला कि कोर्ट एंटी डिफेक्शन के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि स्पीकर फाइनल ना कर दे पूरे मुद्दे को, और अभी तक ये मुद्दा स्पीकर की ओर से फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए हम हस्तक्षेप अभी नहीं करेंगे। तो ये पूरा मामला है। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसे 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था और हमारे संविधान में 10वां शेड्यूल 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। उद्देश्य बिल्कुल ये था कि जो मेंबर्स हैं वो बार बार पार्टीज चेंज ना करें, उन्हें उससे रोकने के लिए ही इसे लाया गया था। इसमें देखिए, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिफेक्शन के ग्राउंड पर अगर उन्होंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा या तो हाउस के चेयरमैन या फिर जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं और उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या होते हैं? कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी पार्टी को छोड़ दे तो डिफेक्ट कर दिया जाएगा, उसका जो पद है उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो जो पार्टी के डायरेक्टिव्स हैं, पार्टी व्हिप जो कह रहा है उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करें, वोट करने को कहे तो ना करें, ना करने को कहे तो कर दें, या फिर एब्सेंट हो जाएं, तो फिर उनको डिफेक्शन के दायरे में लाया जाएगा। अगर वो पहले से पार्टी से अनुमति ले लें कि हम अगेंस्ट वोट करने वाले हैं तो डिफेक्शन नहीं लगेगा, या अगर उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट कुछ काम किया है और 15 दिन के भीतर पार्टी उनको माफ कर दे तब भी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बाकी केसेस में डिफेक्शन लगेगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी डिफेक्शन का केस आता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने तक ज्वाइन करता है पार्टी तो दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो भी डिफेक्शन आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर एक पूरी पार्टी दूसरे में जाके मर्ज हो जाए, इसका मतलब यह है कि पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स जाकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है उनके खिलाफ भी और जो पीछे रह गए हैं उनके भी खिलाफ डिफेक्शन का केस नहीं बनता। अब यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फाइनल होता है। इनिशियल फेज में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं था, मतलब स्पीकर के जजमेंट के खिलाफ जुडिशरी को अप्रोच नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर सकते हैं अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये पूरा मुद्दा फाइनल कर दिया है तो सिंपल बात यह है कि जब तक एंटी डिफेक्शन का प्रोसेस चल रहा है तब तक कोर्ट बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर पूरा केस फाइनल हो गया तो डिफेक्शन के मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये पूरा मामला एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में रहा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। थोलपावा कोथू, ये एक स्ट्रिंग पपेट है जो कि स्टेट ऑफ केरला में पॉपुलर है। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम ये गर्ल्स को इनकरेज करता है कि वो स्टेम के फील्ड में इंटरेस्ट लें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। हिल्सा फिश, ये कैटाड्रोमस फिशेस हैं जो ज़्यादातर समय ओशन में रहती हैं और फिर फ्रेश वाटर में रेनी सीजन में चली जाती हैं। इबोला, इसे इबोला हेमोरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता था, काफ़ी सीवियर है और फैटल है ह्यूमंस में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जहां पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।